पुरतशद्दुद हुजूम थाने के अंदर घुसा। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहाँ है? आपने उनकी ट्वीट देखी? ये हैवानियत है, ये बर्बरियत है। हमारी जो सियासत है मुनाफिकत से भरी हुई है। सबकी जिम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी कभी भी खत्म नहीं होगी। इमरान खान जेल में और पार्टी मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइडेड है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है। सेक्शन 144 काबिल मजम्मत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और प्रोग्राम का आगाज़ इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से करेंगे। सवात से ख़बर है जहां पर इलाका मदियन, वहां पर मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को जो कि सियालकोट से आया हुआ था वहां पर सैर व तफरीह के लिए हलाक कर दिया गया। ये मामला कुछ यूँ है कि शहरी के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर पुरतशद्दुद हुजूम थाने के अंदर घुसा, उसको कस्टडी से बाहर निकलवाया, उसको सड़कों पर घसीटा, तशद्दुद किया, बरहना किया और जला दिया और वो हलाक हो गया। इंतहाई तशवीशनाक ये जो रुझान बढ़ता चला जा रहा है, ये पहला वाक़या नहीं है। इस साल में अगर देखें, लाहौर में एक ख़ातून को मॉब ने घेर लिया, अरबी फ़ॉन्ट लिखा हुआ था, अरबी जुमले लिखे हुए थे, लफ्ज़ लिखा हुआ था उसके कपड़ों के ऊपर। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल वो बन गई, लेकिन उसको थैंकफुली बीच बचाव करवा दिया। लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं रहा। सरगोदा में वाक़या हुआ जहाँ पर इसी तरह से पुरतशद्दुद हुजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स को हलाक कर दिया। फिर कुछ ही रोज़ पहले पंजाब में और भी वाक़यात इस तरह के हुए जिसमें शदीद ज़ख्मी किया जाता है। जो पुरतशद्दुद हुजूम होता है, आसपास के लोग होते हैं वो मामलात अपने हाथ में ले लेते हैं, कानून को हरकत में आने नहीं देते, बड़ी दूर की बात रह जाती है। अब ये जो रुझान बढ़ता चला जा रहा है, ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, ये रिपोर्ट हो रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, ये एक्चुअली मसला है क्या? अपने तज्ज़ियाकारों से आज हमने ये जानना है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, उमर चीमा साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, इंतहाई तशवीशनाक और ये बल्कि मैं तो कहूँगी अब ये वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। जहाँ देखें वहाँ कोई ना कोई वाक़या और उसमें इसी तरह का अंजाम के कानून की हरकत करने का तो टाइम ही नहीं बचता, या फिर लॉ को प्रोसेस लेने का तो मोहलत ही नहीं दी जाती, लोग अपने हाथ में मामलात ले लेते हैं। क्या हो इसके ऊपर काबू पाने के लिए? अच्छा अलीना, अगर आप पिछले कई सालों में इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनको निकाल के उनको पढ़ें, जिसमें हजूम जो है उन्हें तशद्दुद करके किसी को कत्ल किया हो, तो तकरीबन 90% या शायद उससे भी ज़्यादा केसेस जो हैं उसमें बाद में पता चलता है कि उसमें ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया था 90% केसेस में। और उसके बाद ये भी पता चलता है कई केसेस में कि वो इल्ज़ाम जो था वो गलत था, क्योंकि असल मसला तो कुछ और था, कोई प्रॉपर्टी का मसला था, कोई पैसे का था, कोई पुरानी दुश्मनी थी जिस वजह से इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल कर दिया गया। अब ये एक बिल्कुल आपने सही कहा, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तकरीबन हर साल इस किस्म के 1-2 बड़े वाक़यात होते हैं, और भी बहुत से होते हैं जिसमें हम बात नहीं करते और शायद कर भी नहीं सकते, लेकिन इस किस्म के 1-2 बड़े वाक़यात हर साल होते हैं। पिछले साल ननकाना में हुआ, जड़ावाला में हुआ, इस साल अभी सरगोदा में हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरी राय में तो एलिना प्रॉब्लम है जो स्टेट का रिएक्शन होता है, क्योंकि रियासत का 2 किस्म का रिएक्शन होता है जब इस किस्म का वाकया होता है। एक, बिल्कुल खामोशी, हुआ ही नहीं, वाकया ही नहीं हुआ, बात ही नहीं करनी। अब आप देखें सवात में ये वाकया हुआ, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहाँ है? आपने उनकी ट्वीट देखी? VPN इस्तेमाल करके उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा वक्त है, मैं बताऊं कि मैं तो कराची में बैठ के कबाब खा रहा हूं, क्योंकि यहाँ के वहीद के पता नहीं सुना है बड़े अच्छे कबाब होते हैं। एक शख्स कत्ल हो गया, पुलिस के सामने कत्ल हो गया, और आप ये ट्वीट कर रहे हैं। और इसी तरह हमने सरगोदा में भी देखा, सरगोदा में वाकया हुआ और एक शख्स कत्ल हो गया, और वजीर आला पंजाब की तरफ से आज तक मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बयान आया, बल्कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी की रिपोर्ट आई ईद से 1-2 दिन पहले। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अभी तक 100 से 200 क्रिश्चियन फैमिलीज है वो वापस घर नहीं आ सकती, उनको अभी तक धमकियां दी जा रही हैं। और कौन धमकियां दे रहा है? TLP, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही। पंजाब हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। तो एक तो खामोशी,
दूसरा रिएक्शन होता है कि बात को घुमा दो, दबा दो, ऐसे लोगों को कंफ्यूज कर दो कि इस पे कोई बात करे ही ना। जैसे हमने जड़ावाला में देखा कि जड़ावाला के वाकये के बाद हमें क्या बताया जाता है, एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क था बहुत बड़ा, हमने तोड़ा, जिसकी वजह से ये हुआ। क्या हुआ उस एजेंसी का, क्या हुआ उस नेटवर्क का? 140 लोगों पे इल्जाम था, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों को सजाएं हुई? अभी तक अलीना, मैं अभी अल जजीरा के अभी 5 मिनट पहले रिपोर्ट पढ़ रही थी सवात के वाकये पे, 24 घंटे गुजर गए हैं, एफआईआर पता ही नहीं एफआईआर कटी है या नहीं कटी, पता ही नहीं कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई। तो ये एक तरफ आप कहते हैं हम मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, मुल्क में जाते हैं दूसरे ममालिक से हम इन्वेस्टमेंट लाएं, वो आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे इल्जाम पे लोग जाते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता, कैमरे ऑन होते हैं उनको कोई खौफ नहीं होता, पुलिस होती है उनको कोई डर नहीं है, वो पकड़ते हैं, लोगों को जला देते हैं और इतने भयानक तरीके से कत्ल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आप मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट आएगी? तो सबसे पहले पॉलिसी बनाने से पहले अपनी खामोशी खत्म करें, खुल के बात करें कि इस इशू का जड़, इस इशू का बुनियादी इशू क्या है, इस पे पहले बैठ के खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि इशू कहाँ से शुरू हुआ और इसको हल करने का तरीका क्या है, और वो बैठकर खुलकर बात क्या हो और कहाँ हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ मजहबी रहनुमा भी पिछले जब वाक़यात हुए तब भी और अभी भी मजम्मत कर रहे हैं, बयानात चल रहे हैं उनके मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि प्रॉब्लम का सोर्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, इसके लिए क्या फोरम हो या किस तरीक़ाकार को अपनाया जाए? अलिया देखें, कानून पे भी बात होनी चाहिए, कानून पे बात होनी चाहिए। क्या उसमें तरमीम करने की जरूरत है? इस पे बात होनी, जहाँ पे तो बात होती है तो शोर मच जाता है, इस पे खुल के बात होनी चाहिए। फिर हम जो एक्सट्रीमिज्म, इस तरह बच्चों को हमें स्कूलों में भी ये बताना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये चीजें एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात होनी चाहिए कि उसको खत्म किस तरह किया जाए। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट डेवलप करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, इलेक्शन में खुल के आजकल इस्तेमाल होता है ब्लास्फेमी एक दूसरे के खिलाफ, आज तक कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं बना, क्योंकि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात बन गई है कि हाँ आप किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, उसके बाद उनको लोग पकड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हजूम में लोग कत्ल क्यों करते हैं, और ये अगर आप पुलिस वालों से भी पूछें तो वो आपको ये बताएंगे क्योंकि बड़ा आसान होता है, क्योंकि पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए, ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि असल में कत्ल किसने किया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जमा होते हैं। अब मशाल का जो केस था उसमें आपको एक तरह से पता चल गया किसने गोली मारी, आपने उसको पकड़ा, उसको सजा दे दी। लेकिन इस किस्म के जो केसेस होते हैं उसमें लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, किसने मारा, किसने कत्ल किया, किसने जलाया। तो ये इस पे कोई पॉलिसी बनाने से पहले आप खुल के पहले बात करें कि असल मसला क्या है। भट्टी साहब। मैडम शेख, बहुत खूबसूरत कवानीन मौजूद हैं हमारे यहाँ, बड़े अच्छे कवानीन मौजूद हैं। मसला का कवानीन या मसला इन चीज़ों में नहीं है। आप ज़रा इस वाक़े को देखें कि इस वाक़े में तसलसल क्या है। थाने पर धावा बोलना, थाने में तोड़ फोड़ करना, थाने को आग लगा देना, थाने से मुलज़म को छुड़ा ले जाना, इस पर तशद्दद करना, इसे बरहना या नंगा करना, वैसे तो हम बहैसियत मुआशरी बरहना हो चुके हैं, इसे घसीटना, इसे आग लगाना और इसे मार देना। अब मुझे बताएं, कोई भी मुसलमान जिसमें मेरे जैसा हो, जिसमें नाक़िस तरीन इल्म भी हो मज़हब का या जो आलम हो, मुझे कोई बता दे कि ये अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ऐसा किया जाए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये हमारा दीन सिखाता है। ये जुल्म है मैडम शेख, ये हैवानियत है, ये बर्बरियत है, ये अनारकी है, ये मुल्क दुश्मनी है, ये रियासत की नाकामी है, ये हुकूमती रिट की नाकामी है, और ये अफसोसनाक है और ये शर्मनाक है। सच कहा था, एक आलम साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने सच कहा है कि ये कौम इस्लाम पर मरने और मारने पर तो तैयार है, इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है। मैडम शेख, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, नबी जी हमारी जाने कुर्बान, पूरी ज़िंदगी देख लें, कभी किसी काफिर, किसी मुनाफिक, किसी दुश्मन इस्लाम, किसी इस्लाम की तौहीन करने वाले के साथ ये सलूक किया हो या कहा हो कि ऐसा सलूक करें।
अच्छा, इंसान छोड़ें, उन्होंने तो जानवरों और परिंदों को तंग करने से मना फरमाया हुआ है। इंसान छोड़ें, उन्होंने तो दरख्त काटने और सब्ज़ और फसलें काटने से मना फरमाया हुआ है। और काबे की हुर्मत से बड़ी हुर्मत करार दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की, और कहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना। नबी, अच्छा दीन क्या है? सलामती वाला। पहला हमारा क्या होता है? अस्सलामु अलैकुम। दीन सलामती वाला। मुर्दों तक, कब्रिस्तान में जाने तक आप उनको भट्टी साहब, आपका एक एक लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त, और हम हर दफा यही अल्फाज दोहराते हैं, हम हर दफा यही बात करते हैं। अभी पिछले दिनों जब भी वाकया हुआ सरगोदा वाला, फिर उसके बाद तब भी हमने एग्जैक्टली यही बात की, हर्फ बहर्फ। लेकिन सर, ये ऐसा क्या है जो इन सब के बावजूद लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही? फिर वही वाकया हो जाता है। वो बताता हूँ, उसी पे आ जाए सर। मैडम शेख, वही बता रहा हूँ। इस्लाम सलामती वाला, नबी रहमतुल्लाह अलमीन, और हम ये कर रहे हैं। दुख होता है मैडम शेख। इक़दामात क्या होने चाहिए, क्या करें तो ये रोका जा सकता है? एक तो मैडम शेख के तमाम उलमा और जो तमाम आलम हैं, तमाम फ़िरक़ों के, तमाम जो हमारे इस्लाम के इस वक्त, उन सारों को मुज़म्मत से अब आगे बढ़ना चाहिए। वो बढ़ना इस तरह चाहिए, मुआशरे और उलमा को मिलकर जब भी कोई ऐसा वाक़या हो, ऐसा वाक़या करने वालों का समाजी बाइकआउट करना चाहिए, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ऐसे लोगों को बताना चाहिए मुल्क कर के ये इस्लाम दुश्मनी है। दूसरा, मस्जिदों और मिंबरों से मुसलसल इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और इस्लाम बताना चाहिए कि ये इस्लाम दुश्मनी है। तीसरा, मुआशरा जागे खुदा के लिए यार, इकट्ठे हो जाते हैं, हजूम के हजूम इकट्ठे हो जाते हैं और कर देते हैं। चौथा मैडम शेख, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सख्त सज़ाएँ। आपने ननकाना वाला वाक़या गिनाया, जड़ा वाला, लाहौर वाला, सरगोदा वाला, और सियालकोट में जो श्रीलंकन मैनेजर था, फैक्ट्री मैनेजर, वो वाला, या ये सवात वाला। बताएं, किसी भी जाके चेक कर लें, किसी भी बंदे को कोई सज़ा मिली है? और अगर सज़ाएं मिली हैं तो वो छूट नहीं गया। सख्त और इबरतनाक सज़ाएं एक वाक़े में मिल जाएं और जल्दी मिल जाएं, स्पीडी मिल जाएं, तो फिर भी हौसला शिकनी हो सकती है। मैडम शेख, एक हद से एक साने में प्लीज़ ये कौम अगर मुत्तहिद हो जाए, उलमा मुत्तहिद हो जाए, हमारा कानून, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, ये मुत्तहिद हो जाए, क्यों नहीं मुत्तहिद हो रहे? हौसला शिकनी हो सर, सकती है। क्यों मुत्तहिद नहीं हो रहे? इतने वाक़यात हो चुके। इस साल में ही 3 वाक़यात तो अभी आपको गिना दिए ना उंगलियों के ऊपर, और पता नहीं कहाँ कहाँ हुए होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हुए। जी बिल्कुल, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं हुए, और बहुत सारे, जैसे बेनज़ीर ने कहा है कि पीछे कहानी कुछ और निकलती है। तो सर, क्यों नहीं मुत्तहिद हो रहे अभी तक? मेरा सवाल ये है। नहीं हो रहे मैडम शेख के इसलिए नहीं हो रहे कि एक तो प्रोसिक्यूशन कम हजूम होता है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, खसूसी, और फिर अदालतों से छूट जाते हैं, सोशल प्रेशर होता है, फिर हार पहनाए जाते हैं। उमर चीमा साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, मिसाल बनाया जाए लोगों को इबरत की, तो इन वाक़यात की रोकथाम हो सकती है, या फिर कोई और अप्रोच लेनी चाहिए? क्योंकि अब तो मामला हाथ से निकले चले जा रहे हैं। अलीना, मेरी नज़र में हमारे 2 तीन इश्यूज हैं। एक तो हमें एक नैरेटिव जो हमने इंटरनलाइज किया हुआ है, वो ये है कि इस तरह का जो वाक़या है उस पर अगर आप इस अंदाज में रिएक्ट नहीं करते तो आपके ईमान में कमी है। हम बचपन से सुनते आए हैं जी कि फलां बंदा वो जा रहा था कहीं और उसने एक स्पीकर पर ऐलान सुना कि फलां बंदे ने गुस्ताखी की है। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो गया एक दुकान पर, उधर से उसने एक छुरा लिया और जाके बंदा मार दिया। ठीक है, तो इस चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है, यानी कि हम यानी कि मैं खुद ये बातें सुनता जवान हूँ। ठीक है, तो क्या मेरे बाद ये बातें बंद हो गई हैं? अभी भी चल रही हैं। अब ये लोग जो है ये फील करते हैं कि वो अपनी तरफ से एक होली मिशन पर है। दूसरा, हमें ये बताया जाता है जी कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, ब्लास्फेमस एक्ट किया है, तो आपने उसको ना रिपीट करना है ना रिपोर्ट करना है। अब जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है, और साथ एक ईमान का तकाजा मुझे ये बताया जाए कि मुझे कह दिया गया है कि उसने कोई ऐसा ब्लास्फेमस एक्ट किया, तो मुझे भी साथ चलना चाहिए। लोग इस तरह से हजूम बनाते जाते हैं, वो अपनी तरफ से एक नेक मिशन पर चले जाते हैं। एक तो ये है। अब मामला क्या उन लेवल पर रुकना चाहिए, यानी कि हमें इस हजूम पर गुस्सा आना चाहिए, या इस हजूम को जो ना रोकने वाले हैं या उनको जो प्रमोट करने वाले हैं, हमें उन पर गुस्सा आना चाहिए।
तो मुझे उन पर गुस्सा है कि जो इनको रोकते नहीं है या जो इस तरह के लोगों को इश्तार दिलाते हैं। उसमें हमारा जो उलमा का तबका है उसका एक बड़ा कलीदी रोल है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। दूसरा, हमारी जो सियासत है मुनाफिकत से भरी हुई है। आप जो बातें कर रही हैं, अभी जो बात हो रही थी कि कोई ये जो सरगोदा वाला वाकया या कोई और वाकया है, मैं शर्तिया बात करता हूं कि अगर मसलन पंजाब गवर्नमेंट है वो इस पे बात करेगी, उसकी जो मुखालिफ हैं वो उसको इशू बनाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है, यानी कि हमारी कोई रेड लाइन नहीं है। मुझे जो एक मजहब और सियासत का कॉम्बिनेशन है, मुझे इसलिए डेंजरस लगता है कि डेमोक्रेसी में ये चीजें हो सकता है कि कहीं कोई बादशाहत होती तो उधर रेगुलेट हो जाती, को फिरका ही एक रख लेते। जब एक डेमोक्रेसी है उधर तो प्लूरलिज्म आ जाती है मजहब में, उसमें हर बंदा जो है वो अपनी अपनी तशरीह लेकर फिर रहा होता है और हर बंदा उसको अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये चीज जो है, यानी कि उसमें आप देख लें हमारी जो ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल सारा नैरेटिव है, हमने मजहब के गिर्द उसको चलाते हैं। हमने मजहब की बुनियाद पर लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है। हमारे बड़े बड़े एक लीडरशिप पोजीशन पे लोग जो हैं वो कई जो हैं वो बिल्कुल मौत के मुंह से जाते हुए वापस आए और कई जो है इस दुनिया से चले गए। लेकिन हमने नहीं सीखा। देखिए ये जो बातें हैं ना कि इस्लाम जो है एक अमन पसंद मजहब है, इस्लाम अमन पसंद मजहब है, लेकिन इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरा जो है ना वो मुसलमानों से है। उसकी वजह यह है कि मुसलमान जो कर रहे हैं ना एक गैर मुस्लिम की शक्ल में, यही इस्लाम है जो हम कर रहे हैं। आप जितना जी चाहे कहते रहें, आपकी तबलीग का असर नहीं होता जो आपके अमल का असर है। मैं जाके लोगों को बताऊं जी कि इस्लाम एक जो है ना अमन पसंद मजहब है, वो कहते हैं कि आपके उधर आप मुझे एक अमन पसंद की बात बता रहे हो, वो हजूम उधर क्या कर रहा था? बिल्कुल सही। हम इन चीजों को रोक पा रहे और हम जिंदा लाशें हैं। हमारा ये है कि हम जो है बात करने से भी घबराते हैं। हम एक दूसरे को एक आउट ऑफ सिंसेरिटी हुलूस के साथ हम एक दूसरे को डिस्करेज करते हैं कि इस तरह की बात ना करो। यानी कि आपको वो क्या बिल्कुल वही होता है ना, जैसे आपने इब्तिदा में बताया कि कोई बात करे भी तो ये होता है कि आपने भी तौहीन कर दी मज़हब की या व्हाटएवर, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये बताएं, आपने ये जो बात की, ये बहुत मानीखेज़ बात कि सियासत और मज़हब का आपस में मिलाप और किस तरह से इसको अलग अलग किया जा सकता है। क्या आप समझते हैं, हम बड़ी दफ़ा नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, बैठकर इस चीज़ के ऊपर अब बात करने की ज़रूरत है कि सियासत में मज़हब को ना लाया जाए, या हमने अक्सर ये भी देखा है कि मजहबी सेंटिमेंट को कैश किया जाता है ख़ासकर, तो इससे एटलीस्ट सब दूर रहें। अलीना, मेरा ख्याल है कि ये वाला मामला हमारे तो हर कोई भी मामला अभी तक नहीं सुधर रहा। यानी कि हम कोई याद हो ना कि हम हमारी कोई हिस्ट्री हो कि हमने कोई बड़े अहम फैसले जो हैं किए हैं, वो हमने नहीं किए। आइडियली तो जिस तरह हम बात करते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, इस तरह मजहब के हवाले से भी हमारी कोई ना कोई रेड लाइन बनानी चाहिए कि हम इसको एक सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बेशक आप कहेंगे कि हमारा आइन मजहबी है, आप उस हद तक आप कह रहे, लेकिन जो आप खुद तशरीह करना शुरू हो जाते हैं और दूसरों की जान खतरे में डालना शुरू हो जाते हैं, इस पर एक पाबंदी लगनी चाहिए और इसको इस तरह के इशू को किसी को पॉलिटिसाइज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप जरा इमेजिन करें, कल हम क्या बात कर रहे थे? हम मजमे की बात कर रहे थे जी कि लोग उठते हैं, कोई रेल स्टेशन में चला जाता है, किधर चला जाता है। आप इस मजमे को किस तरह रोकेंगे? वो कहेंगे जी कि हमारे लिए ये चीज नॉर्मल हो गई है कि लोगों का अपना गुस्सा निकालने का तरीका ये है कि रूल ऑफ लॉ को मानता नहीं है। अगर वज़ीर आला लेवल पे नहीं मानते तो आम आदमी पे गुस्सा क्या करें हम? ठीक है, हमने खुद ट्रेंड सेट की, हमें खुद नहीं आइडिया होता कि हमने किधर जाना है। तो मैं तो इसके बारे में समझता हूं कि जो इस पर कोई हमारा कोई चीजें तय हो जानी चाहिए कि हमने मजहब की बुनियाद पर लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट नहीं करना। आप जो है यानी कि आप कुरान सुन्नत की रोशनी में अपने आइन को, ठीक है, यानी कि वो सही है, लेकिन ये आप सियासत में जो आप खुद तशरीह करते हैं और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं, इस पर कोई एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या तजवीज़ है और कैसे मुमकिन है? बड़ी बेनज़ीर ने भी, भट्टी साहब ने भी और उमर ने भी अपने अंदाज से इसको डिस्क्राइब किया और बड़ी अहम बातें की। देखिए, सबकी ज़िम्मेदार रियासत है। इस मुल्क में रियासत ने मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया, मजहबी इंतहा पसंदाना ग्रुपों को तश्कील दिया, उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया
और जब आप इस तरह के जत्थे बना लेते हैं और जब आप इस तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी दहशतगर्दी से दुगनी आगे बढ़ी है। और इंतहा पसंदी अगर आप दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इंतहा पसंदी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप कभी भी दहशतगर्दी को कंट्रोल, तो रियासत ने तय करना है। अब मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि रियासत ने सियासी मकासद के लिए मजहबी इंतहा पसंदाना ग्रुपों को तश्कील दिया। आप टीटीपी की हिस्ट्री उठा लें, आप और मजहबी ग्रुपों की हिस्ट्री उठा लें, आप पीएनए की मूवमेंट उठा लें जहां लियाकताबाद में एक बंदे को लटका दिया गया था मार के। इस तरह के वाक़यात कोई नए नहीं हैं। 71 में एक गालबन 71 में पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर पर एक ट्रॉली चढ़ा दी गई थी, वो लकीली बच गए लेकिन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मार गए। पता चला कि जी एक कम्युनिस्ट मुल्क का आया था, इसलिए उस आदमी ने जो है वो चढ़ा दी ट्रॉली, उसमें कई लोग मर गए उसमें। तो आपकी वो ये आज की मसला नहीं है, इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है और आपकी रियासत सबक नहीं सीख रही। आपकी रियासत जिम्मेदार है कुल्ली। ये हुजूम तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। जब रियासत माइंडसेट ये हो कि अपने एक सियासी ग्रोह को किसी को ख़त्म करने के लिए आप ऐसे एक ग्रुप्स को खड़ा कर दें और उनको क्रश करने के लिए फिर किसी और ग्रुप को खड़ा कर दें, तो इस मुल्क में जो इंतहा पसंदी फैली है उसकी बुनियादी जिम्मेदार रियासत है। आप कानून बना लें, आप जितने भी कवानीन बनाना चाहें बना लें, जब तक रियासत का माइंडसेट तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान में इंतहा पसंदी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इस तरह के वाक़यात आपको और मिलेंगे, इस तरह के वाक़यात बढ़ते हुए और मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक ने फैसला करना है। बेनज़ीर प्लीज ब्रीफ। छोटी सी जो भट्टी साहब ने भी बात की, मेरे ख्याल से वो भी बहुत जरूरी है दोबारा से दोहराना कि प्रोसिक्यूशन, क्योंकि सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट जो होती है उससे ज्यादा जरूरी होता है श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट, कि आपको पता हो कि अगर आपने कुछ किया है ऐसा तो आपको सजा होगी। और अभी तक इन किस्म के वाकयात में श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट तो है ही नहीं। बहुत से आप केसेस निकाल के देख लें, आपको पता ही नहीं कि वो गिरफ्तार हुए, उनको सजा हुई या नहीं हुई। 100 लोगों पे इल्जाम था, पता नहीं एक आध मुश्किलों से वो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद उनको शायद सजा हुई, पता नहीं हुई भी या नहीं हुई। तो श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट हमारा बड़ा उस पर ज्यादा जोर होता है कि चौक में टांग दो, फांसी दे दो, 5000 लोगों को फांसी दे दो, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन एंड श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट ज्यादा जरूरी है। बट टू सम इट अप, आई थिंक इतनी मुख्तलिफ लेयर्स हैं इस इशू के अंदर, आप सबने अपने अपने तरीके से इसको बताया। ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी है और उसको किस तरह से डील करना है। अब हाई टाइम है कि रियासत को, हुकूमत को, तमाम सियासी जमातों को इसके बारे में बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो सबका नुकसान है, इसमें किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। ऑन दैट विल टेक अ ब्रेक और वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल आज दे रखी थी और इसी असना में पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया एक हफ्ते के लिए। उसके ऊपर भी अपनी तजियाकारों की राय जानेंगे। ये जो एहतजाज है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ कहती है कि इसका मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए के लिए केसेस बनाए गए हैं इमरान खान के ऊपर, उनको ख़त्म किया जाए और रिहा किया जाए इमरान खान को। अपने तजियाकारों से ये भी जानेंगे कि वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, एक सिंध की तहरीक इंसाफ ने भी ट्रेन मार्च चलाई थी, उसके ऊपर क्या अपडेट है। और बुनियादी सवाल यही कि क्या तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी मार्च है, एहतजाजी रैलियाँ हैं, इससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? उमर, क्या राय है आपकी? अलीना, मुझे नहीं लगता कि उनको भी ये तोक़्क़ो है कि इस तरह की रैली के साथ, एहतजाज के साथ इमरान खान रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो ये ज़रूर चाहते हैं कि इमरान खान रेलिवेंट रहें, इमरान खान का जिक्र होता रहे, इमरान खान हर जगह पे उन्हीं पे बात चल रही हो और वो इसको इशू को जितना हाईलाइट कर सकते हैं वो करते रहते हैं। अगर आप इसको पीटीआई की एक जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके पार्ट पर देखें तो एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने इस मूवमेंट को जिंदा रखा हुआ है, इमरान खान के इशू को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन इससे रिहाई मुझे नजर नहीं आ रही। और ये जो अभी वैसे भी एक टसल वाली सिचुएशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान,
ये मेरे ख्याल है कि केस खत्म करने का और केस बनाने का भी एक कंपटीशन लगता है कि एक तरफ कोई केस अगर सॉल्व हो रहे हैं या उन्हें कोई रिलीफ मिल रहा होता है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट नए नए केसेस बना रही होती है, या उन्होंने वैसे ही एक रिजर्व किए हुए हैं कि अगर कोई कम पड़ना शुरू हो गया तो फिर किसी और नए केस में उनको गिरफ्तार रखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि, लेकिन यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात की जब आप कहते हैं कि ये जो एहतजाज की कॉल्स हैं, पीटीआई जो है वो पूरी की पूरी तहरीक को जिंदा रख रही है और इससे फ़ायदा हो रहा है, अच्छी काविश है। भट्टी साहब, अगर इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये भी मामला कि जब लोग निकलते नहीं हैं तो क्या इससे जो देखने वाला है, जो बाकी सपोर्टर्स हैं, उनके कहीं ना कहीं एतमाद को क्या कहें, उसके ऊपर सवाल नहीं उठता? मैडम शेख, इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 3 साल से बाहर निकलना, एहतजाज करना, सड़कों पर आना, मुकदमे, तशद्दुद, रैलियाँ, जेलें, हवालातें और फिर घरों पे छापे और बेडरूमों तक घुसना, और ये पिछले 3 साल से मुसलसल चलता आ रहा है। तो जाहिर है उसमें वो वाला तो नहीं होता। एक दूसरा जो 8 फरवरी का नतीजा निकला फॉर्म 47 का, उससे बड़ी मायूसी फैली कि हम तो निकले थे, वोट डाला था। 2 मायूसियाँ हुई, एक तहरीक इंसाफ के वर्कर को कि हम जीते हुए थे, हार गए, और दूसरा इस सिस्टम पर, इस जो निज़ाम है इलेक्शन का सो कॉल्ड, इस पर कि ये क्या होता है कि वोट किसी और में डालते हैं, निकल कहीं से और है। तीसरा, इमरान खान जेल में और पार्टी मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइडेड है, यानी है इकट्ठी पार्टी। इमरान खान ने अगले दिन कहा कि मैं आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म करें वरना मैं सख्त एक्शन लूँगा। तो आपसी लड़ाइयाँ हैं, पॉइंट स्कोरिंग है, वो वाला, यानी अब शेर अफजल मरवत पे 101 इल्ज़ाम है और वो उनमें काफ़ी हकीकत भी है, लेकिन वो जो एक होता है ना लीड करना, जो फ्रंट लीड करना, वो नहीं। चौथा, बहुत सारे रॉन्ग नंबर पार्टी में हैं जो चाहते हैं कि भाई हल्की फुल्की मौसीकी पर करे। 5-6 जलसे इकट्ठे अनाउंस करके इमरान खान ने कहा कि आपने अनाउंस किए और उसके बाद गए ही नहीं। हाँ। तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक और 2 चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दफ़ा 144 मैडम शेख, अक्लमंद दफ़ा 144, मौलाना फजलुर रहमान साहब दफ़ा 144 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा करते हैं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे के चले जाते हैं। दफ़ा 144 को, अभी पिछले सवाल में आपने कहा ना साइकोलॉजिकल, ये भी एक माइंड सेट है कि बड़े जब करते हैं। अभी कल दफ़ा 144 में ख्वाजा आसफ नहर में डुबकियां लगा रहे थे। अब मुझे बताइए, हुक्मरान अगर वजीर दिफा नहर में डुबकियां लगाएगा तो जो जितना भी होगा उसके बाद लोग आके नहाएंगे नहीं कि भाई यार ये क्या, ये माइंड सेट है कि ऊपर वाले जवाबदेही नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप अंदाजा करें, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि अगर मईशत बेहतर करनी है 5 साल इमरान खान को जेल में रखना है। अब एक ये भी माइंड सेट है। अब आप बताइए कि अगर, हाँ एहसन इकबाल साहब, अगर 5 साल उनको जेल में रखकर मईशत बेहतर ना हुई तो मेरे एहसन भाई क्या हम फिर कैदी बदल लें 5 साल बाद? 5 साल बाद कैदी बदल के देख लेते हैं कि शायद मईशत बेहतर हो जाए। तो मैडम शेख 4 ये वजूहात, 5वीं तहरीक इंसाफ का ये है कि बड़ा बारीक सतह पे काम हुआ है। मुझे पिंडी के कुछ लोग, रावलपिंडी के कुछ लोग मिले, लाहौर के कुछ लोग मिले और कुछ लोग कि नीचे लोगों ने तहरीक इंसाफ के लोग जो बाहर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर वो स्टाम्प पेपर दे के आते हैं कि आइंदा हम किसी जगह, किसी जलसे में, किसी जलूस में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा। तो निचली सतह पर बड़ा काम हो रहा है। और फिर आखिरी बात कि इमरान खान का तहरीक इंसाफ का ये ठीक है असम्बलियों में, अदालतों में, सड़कों पर, लेकिन इमरान खान ने अगर रिहा होना है तो वो अदालतों से ही होना है। ये सिर्फ एक वोटर सपोर्टर को खून गरमाने का एक तरीका है और कोई इतनी बड़ी मूवमेंट भी नहीं चल पाएगी कि इमरान खान इस मूवमेंट के नतीजे में बरी हो पाए। एक एफर्ट की थी महमूद खान अशकज़ई वाली, वो अभी तोड़ नहीं चढ़ी। बेनज़ीर, आपको लगता है इससे तहरीक इंसाफ को क्या सियासी तौर पे फ़ायदा होगा या फिर डिस्करेज होगा जो देखने वाला है या असेस करने वाला है पॉलिटिकल सिचुएशन? पहली बात तो अलीना, रिहाई तो जैसे उमर ने भी कहा, मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो रिहा हो जाएंगे। हाँ, इमरान खान साहब पे अब एक इद्दत का केस रह गया है, उसका भी 25 जून तक शायद फैसला आ जाए। उसके बाद उनको वैसे बाहर तो आ जाना चाहिए जेल से, लेकिन हम सबको नजर आ रहा है कि हुकूमत कोई ना कोई नया केस बना लेगी। इसी वजह से शायद आजकल इतनी जल्दबाजी में
कानून साजी भी हो रही है, जैसे डेफेमेशन का कानून है पंजाब में। वो कहा जा रहा है नैब तोशाखाना शायद बिल्कुल जैसे मेरी राय में तो ऐसी है कि ये पहले शायद पीटीआई पे इस्तेमाल होगा, बाद में हम सब पे इस्तेमाल होगा, शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी और तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इतनी जल्दबाजी में कानून साजी हो। देखिए बात बिल्कुल ठीक है कि रेलेवेंट ही रहने के लिए अब एक सियासी जमात है, ऑपोजिशन में बैठी है, उन्होंने कुछ तो करना है, चुप करके वो 5 साल तो नहीं बैठेंगे, उन्होंने अब कहीं ना कहीं एहतजाज करना है, रेलेवेंट रहना है। पंजाब में खास तौर पे मौसम कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है, गर्मी कम हुई है, बारिशें भी शुरू होने जा रही हैं, अच्छा मौका है निकलने का। लेकिन ये जो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, देखिए एक सियासी जमात है इस वक्त, तो वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है, अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल करने की इजाज़त होनी चाहिए। उनका लीडर जेल में है, बजाय इसके कि आप उन पे पाबंदियां लगाएं, उनके साथ बैठ के SOPs तय करें। ठीक है, आप ये हम आपको जगह देते हैं, यहाँ पे जाएं, जाके एहतजाज करें, इतने बजे ख़त्म कर दें, आप जिम्मेदारी लें, कल को कुछ हो। लेकिन ये जो तरीका हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कभी उनका दफ्तर बंद कर दिया जाता है इस्लामाबाद में, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवाती है, और कभी पाबंदी लगाई जाती है, सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, तो उनको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए। एक मैं बात जरूर कहूंगी यहाँ पे, ये पंजाब में इस वक्त पीटीआई में भी मुझे लगता है कि एक लीडरशिप क्राइसिस है कि अगर कोई बड़ा एहतजाज होता भी है तो उसको लीड कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई की पंजाब की जो लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप है, वो या तो पार्टी छोड़ गई है या वो जेल में है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्राइसिस है शायद पंजाब में पीटीआई में कि कौन होगा वो लीडर इमरान खान साहब के बाद जो पार्टी को लीड करेगा या कोई भी एहतजाज जो होगा उसको लीड करेगा। ठीक है मजी साहब, पीटीआई के अपने अंदर भी मसले मसाइल हैं, और जब हम देखते हैं इस तरह की एहतजाज की कॉल तो सवाल यही आता है लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कोई लीडरशिप निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, लेकिन क्या हुकूमत अपने रद्द-ए-अमल से उनको अनड्यू एडवांटेज दे रही है या वैसे ही वो क्या कहते हैं हेड स्टार्ट ही दे रही है, ये कह के उन्होंने तो देखिए सेक्शन 144 काबिल मजम्मत है। उसकी वजह ये है कि आप जैसी तैसी भी है, आप अपने आप को एक जमहूरी हुकूमत कहते हैं, ये दावा करते हैं कि डेमोक्रेसी मुल्क में है, ये दावा करते हैं कि पार्लियामेंट मुल्क के अंदर है। ऐसे में सिक्योरिटी के नाम पर, क्या सिक्योरिटी इसी वक्त इसी 1 महीने में थी जब उन्होंने कॉल दी कि आपने 1 महीने के लिए पाबंदी लगा दी, उसमें 1 हफ्ते के, तो इस 1 हफ्ता या 1 महीना, उससे तासुर क्या जा रहा है? उससे पीटीआई का नुकसान नहीं हुआ, सियासी तौर पे उनका फ़ायदा हुआ और हुकूमत का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो क्यों नहीं मूवमेंट बिल्ड कर पा रहे, और ये आज की बात नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक के फ़ौरन बाद की बात है। इमरान खान साहब उस वक्त जज्बाती तौर पे निकल पड़े, उन्होंने लोगों को कॉल दे दी, फिर ख़ुद ही उन्होंने ये कहा कि उतनी तादाद में लोग नहीं आए जितनी तादाद में। तो तहरीक इंसाफ की अगर आप अदम एतमाद की तहरीक के बाद से आज तक की सिचुएशन देखें, जहाँ एक रियासती जबर है, जहाँ एक हुकूमती जबर है, वहाँ उनके जो फ्लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तहरीक इंसाफ को गौर करना चाहिए कि उनकी तहरीक में सियासी कमज़ोरियाँ कितनी हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, पाकिस्तान में बहुत कम तहरीकें ऐसी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बग़ैर चली हैं। एक जो मुझे याद है वो 83 की MRD की मूवमेंट थी, जिसमें ज़ाहिर है बिल्कुल डायरेक्टली क्लैश हुआ था और उसके अंदर बड़े लोग वो थे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त ज़ाहिर है पीटीआई का बराह रास्त क्लैश है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक तरीके से एक साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने ये सोचा ही नहीं कि तहरीक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कभी एकदम ऐलान हो गया कि जी गिरफ्तारियाँ देंगे, पता चला गिरफ्तारियों के लिए कोई लिस्ट ही नहीं है कि गिरफ्तारियाँ कैसे दी जाएंगी। 2 दिन में वो मूवमेंट फिजल आउट हो गई। 2 मरतबा उन्होंने कॉल दी धरने की कि धरना दिया जाएगा, तैयारी के साथ आए, पता चला 24 घंटे में चीज़ ख़त्म हो गई। तो तहरीक इंसाफ को ख़ुद इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि उनकी तंजीमी कमज़ोरियाँ क्या हैं, जिसकी बुनियाद पे वो एक मुजाहरा कर लेते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे, और आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर घरों तक महदूद हो गए और उस तरीके से लोग निकले। वोटर उनका अपनी जगह है जी। वोट बैंक उनका इंटैक्ट है, लेकिन प्रोटेस्टर नहीं है। लेकिन मूवमेंट नहीं चल पा रही,
और देखे ना 6 जमाती इत्तेहाद ने 2 जलसे के अलावा कोई तीसरा जलसा नहीं किया। आप अंदाजा कर लें उस चीज का। तो तहरीक इंसाफ को रीविजिट करना चाहिए। ट्रेन मार्च जो सिंध चैप्टर ने निकाली थी उसका क्या हुआ? वो भी एक जलसे के बाद खत्म हो गई ना। यही तो फ्लॉज हैं कि आप मूवमेंट को बिल्ड नहीं कर पा रहे कि जी आपने कोर्ट अरेस्ट करना है, आपने लोगों को कॉल वो करनी है और वो महदूद हो गया। अच्छा, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।